नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। हमारे इस सत्र के प्रमुख वक्ता और मॉडरेटर दोनों हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं अविलंब इस सत्र को प्रारंभ करूं। अश्विनी उपाध्याय जी, जिनके बारे में ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रवाद के व्योम पर जब जब भी हमें लगता है कि कहीं काले बादल छाने की कोशिश कर रहे हों, तब ऐसे कोई उम्मीद की किरणें होती है, आशा की कुछ किरणें होती है, जिनकी तरफ देश बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखता है। राष्ट्र जिनके प्रति आशा भरी दृष्टि से देखता है कि ये कुछ कहेंगे और हमारे राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्रवाद के लिए अपनी अभिनव ऊर्जा से, अपनी अभिनव वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से हमें कृतार्थ करेंगे। जब जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त ऊर्जा से हम लबरेज होते हैं। आज हमारे मध्य सौभाग्य की बात है कि श्री अश्विनी उपाध्याय जी उपस्थित हुए हैं। मैं विनम्र आग्रहपूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, श्री अश्विनी उपाध्याय जी। और आज के जो मॉडरेटर हैं, जो इनसे संवाद करेंगे, श्री योगेश कुलमी जी, आपसे भी आग्रह है, कृपया आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सोशल मीडिया की सामाजिक समरसता में भूमिका। सोशल मीडिया और सामाजिक समरसता, ये दोनों वाक्य ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जो प्रासंगिक हैं। और आज इस सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस में हम इस विषय पर जब अश्विनी उपाध्याय जी को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक अतिरिक्त सकारात्मकता का अनुभव होगा। इस सत्र के वक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय जी हमारे मध्य उपस्थित हुए। आपके स्वागत के लिए मैं श्री विवेक सक्सेना जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। से पूर्व आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों में कार्य किया। श्री अश्विनी उपाध्याय ने निकाह, हलाला, बहुविवाह, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, फ्री बीज स्कीम पर रोक और राजनीति में अपराधीकरण रोकने सहित सैकड़ों PIAL न्यायालयों में दाखिल की है, जिनमें से अधिकांश में न्यायालयों ने कठोर कानून बनाए हैं। देश की 125 से अधिक स्थानों पर आपके समाज जागरण पर व्याख्यान हुए हैं। आपके ट्विटर पर 5 लाख और फेसबुक पर 6.25 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर आपके हजारों वीडियोस को करोड़ों लोगों ने देखा है। उज्जैन सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप सोशल मीडिया की सामाजिक समरसता में भूमिका विषय पर संवाद करेंगे। आज इस सत्र के जो मॉडरेटर हैं श्री योगेश कुलमी जी, आपके स्वागत के लिए मैं कपिल तबाही जी से अनुरोध करूंगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर वे उपस्थित हों तो एक बार जोरदार तालियां। कपिल तबाही जो इसी मालवांचल से हैं और अपनी मालवी बोली में वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। आप श्री योगेश कुलमी जी का स्वागत कर रहे हैं। योगेश कुलमी जी, आप विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और विविध क्षेत्रों में आपका कार्य है। आपने पत्रकारिता जगत में कार्य किया हुआ है और भगवान योगेश्वर जिस प्रकार 64 कलाओं में निष्णात रहे, कपिल तबाही जी का भी स्वागत किया जा रहा है। तो हमारे अतिथि द्वय द्वारा आप सभी करतल ध्वनि से कपिल भाई का स्वागत करें। एक समय ऐसा लगता था कि मालवी बोलना यानी कि पिछड़ेपन की निशानी होती है, लेकिन आज यहाँ कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो मालवी बोली में अपनी बात को फैला रहे हैं और सेलिब्रिटी के रूप में आज उनके साथ सेल्फियां ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोक का जो महत्व होता है वो आज इन लोगों ने सिद्ध किया है। मैं चाहूंगा इन सब के लिए संवेद भरी आप तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत और धारा के विपरीत बहने का काम इन्होंने किया है। और धारा के विपरीत बहने का कार्य अगर शब्द आता है और उसमें अगर अश्विनी उपाध्याय जी का नाम ना आए तो यह गलत होगा, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट में जहां विपरीत विचारधारा के अलग अलग अधिवक्ता खड़े होते हैं, उस समय में उन अधिवक्ताओं के खिलाफ खड़े होने की कुछ लोग हिम्मत करते हैं, जिनमें से आज के हमारे वक्ता सौभाग्य से जो हमें प्राप्त हुए हैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी। आज का संवाद सत्र प्रारंभ हो। श्री योगेश कुलमी।
धन्यवाद राहुल शर्मा जी। आज का सत्र चूंकि हम थोड़ा सा देर से चल रहे हैं, केवल 2 मिनट में आरंभ में लूंगा भूमिका बांधने से शुरू करने से पहले। इस आयोजन को करने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम करीब 20-22 लोगों की एसी लगी हुई है जो रात को 3 बजे तक कल यहां पर मौजूद थी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उस आयोजन समिति के लिए तालियां बजाएं आप लोग। मैं नाम लेने जाऊंगा तो मैं सबको जानता हूं, जयशंकर जी से लेके तो पीछे सभी लोग हैं, या लोकेश जी बैठे हुए हैं और जी सभी भाई बंधु मेरे सिंगर जी, लेकिन आपने सबके लिए ताली बजाई, इसके लिए धन्यवाद। कोई भी काम टीम वर्क से होता है। दूसरा, हम सबका सौभाग्य है कि अश्विनी उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता, लेकिन कल शाम को सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के सभागृह में अश्विनी जी ने जो संबोधन दिया धारा प्रवाह 70 मिनट का, उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगले कई वर्षों तक हमें इनके जैसे 25, 50, 100 अश्विनी उपाध्याय समाज में पैदा करने की आवश्यकता है, और ये अगर कर सके तो हम लड़ाई जीत रहे हैं। उनके अभिभाषकीय कार्यकाल का जो उनकी अभी तक की उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर आदरणीय कैलाश भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बार मुखातिब हुआ हूं, काफी प्रेरणा देते हैं वो योद्धाओं को। मैं अश्विनी जी भाई साहब को केवल एक उपाधि देना चाहता हूं, वे सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व के योद्धा हैं। और कोई भी उपाधि अर्जित करने से पहले कोई व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, कितनी लंबी यात्रा करता है, उसके पांव में कितने छाले हैं, ये वो केवल वो जानता है और उसका परिवार जानता है। संक्षेप में केवल इतना कि इन्होंने अपनी बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर और पत्नी को घर गृहस्थी की कमान सौंपकर हिंदुत्व की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना शुरू किया, जिसका ताजा एग्जाम्पल ये है कि परसों के अखबारों में आपने हेडिंग में पढ़ा फ्रंट पेज पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो सुनवाई चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये इनकी टीम 7 लोग थे और विपक्ष में 150 वकील थे मात्र। हमारे हिंदुत्व के योद्धा की कितनी बड़ी ताकत है, इसको मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता था। अब आते हैं विषय पर तत्काल। विषय है आपका सामाजिक समरसता और सोशल मीडिया। हम इस चीज को देखें कि किसी व्यक्ति में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, विविधता हो सकती है उसके व्यक्तित्व में, कि सुप्रीम कोर्ट और लॉ का आदमी है, पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है, एमएनसीज में काम किया है, और यहां पर सामाजिक समरसता पर बोलने के लिए स्वयं विषय का चयन किया। कोई तालमेल नहीं बैठता दिख रहा, लेकिन यदि वो बोलना चाहते हैं तो हम उन्हें टॉक शो की बाध्यता या पोडियम की बाध्यता से दूर रखें। जैसा वो उचित समझे वैसा हम उनको, अगर अनुमति दें तो वैसा सुनने के लिए हम ऐसा। पहले भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूं, रानी अहिल्या भाई होलकर जी को शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। राजा विक्रमादित्य को शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अपने उन पूर्वजों को नमन करता हूं और वंदन करता हूं जिनके कारण मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। अपने उन पूर्वजों को नमन करता हूं जिनके कारण मैं रक्षा पहनता हूं। अपने उन पूर्वजों को नमन करता हूं, त्याग और बलिदान के कारण हमारी पत्नी सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, हम आज भी सनातनी बने हुए हैं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, भाई साहब जयशंकर शर्मा जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा एक पंथ दो काज हो गया, आपसे संवाद भी हो गया, भगवान महाकाल का दर्शन भी हो गया, तो दोनों काम एक साथ हो गया। मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने साल ये ओढ़ रखी है, वो किसी के आग्रह पे। आग्रह ये था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पे मेरा कार्यक्रम पटियाला हाउस कोर्ट में था, तो सारे अधिवक्ताओं ने मुझे ये साल भेंट किया और उन्होंने बोला कि आप ये साल ओढ़ के एक दिन कार्यक्रम जरूर करिएगा हमारी अधिवक्ताओं की तरफ से, जिससे हम ये समझ सके कि हमारी साल कहीं आई है। तो
ये साल मैंने दिल्ली अधिवक्ता परिषद की टीम ने हमें भेंट किया था, इसलिए मैंने ये साल ओढ़ी हुई है, मुझे ऐसी कोई ठंडी नहीं लग रही है। सामाजिक समरसता का विषय वास्तव में मैंने ही चुना, और वो इसलिए चुना कि विश्व के सबसे बड़े संगठन, हमारे पैतृक संगठन ने पंच परिवर्तन लिया है, और पंच परिवर्तन में एक जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम लिया है वो सामाजिक समरसता का लिया है। हमने इसलिए भी ये विषय चुना कि पूरा का पूरा भारत का संविधान सामाजिक समरसता के लक्ष्य को ही प्राप्त करना चाहता है। हमने सामाजिक समरसता का विषय इसलिए भी लिया कि राम राज्य की मूल अवधारणा ही सामाजिक समरसता है। और जब हम बात करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, इसके मूल में भी आप देखिए तो सामाजिक समरसता ही है। हम कहीं न कहीं थोड़े भटक गए। उसका मूल कारण था 1000 साल की गुलामी, जिसके कारण हमारी सामाजिक समरसता थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई। हमारे अंदर कुछ भेदभाव की भावना आ गई। अदरवाइज तो आज के 5500 साल पहले रानी सत्यवती ने उस अखंड भारत पे राज किया था, और विवाह के पहले सत्यवती और आपस में चर्चा थोड़ी हुई थी कि तुम कौन हो और हम कौन है। हुआ था कि नहीं विवाह हुआ था? भीम ने विवाह करने के पहले हिडंबा से पूछा था क्या कि तुम्हारी जाति क्या है? अर्जुन ने विवाह करने के पहले पूछा था क्या तुम्हारी जाति क्या है? गांधारी से विवाह के पहले पूछा गया था क्या तुम्हारी जाति क्या है? और बाकी तो छोड़िए, भगवान राम ने जब विवाह किया था तो सीता की कौन सी जाति पूछी थी? ये जाति, मैं जाति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कास्टिज्म के बारे में बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया। झूठे वामपंथी मक्कार इतिहासकारों ने एक नई कहानी गढ़ दिया कि सदियों से जाति प्रथा है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मुझे तुम 5वीं शताब्दी तक कोई जाति बता दो। कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है, उसके पहले कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं। और हमारा जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। इतना फ्लेक्सिबल था, एक भाई ब्राह्मण कहलाता था, एक भाई क्षत्रिय कहलाता था। वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए, राजा दशरथ क्षत्रिय कहलाए, उन्हीं के कुल खानदान के विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाए। अनेकों एग्जाम्पल। एक और झूठ परोस दिया, सारे राजा क्षत्रिय होते थे। राजा क्षत्रिय होते थे, अंगराज कर्ण की पहचान क्या थी? सूत पुत्र की थी। फिर वो अंग देश का राजा कैसे बन गया? अगर सेना में सारे क्षत्रिय जाते थे तो एकलव्य के पिता जरासंध के मुख्य सेनापति कैसे बन गए? ऐसे अनेक बातें हैं। मुझे लगता है वो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन पे चर्चा करना चाहता हूं। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पति और पत्नी के बीच में समरसता आएगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भाई और भाई के बीच में समरसता आएगी। इसलिए सामाजिक समरसता से स्थापित करने के लिए जरूरी है पति पत्नी में समरसता हो जाए, पिता पुत्र में समरसता हो जाए, भाई भाई में समरसता हो जाए, सास बहू में समरसता हो जाए, कुटुंब में समरसता हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी में समरसता हो जाए, फिर सामाजिक समरसता भी आ जाएगी। शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। मैं कल भी यहां कार्यक्रम था, इसलिए मैं कल ही आ गया था। कल के अखबार के फ्रंट पेज की हेडलाइन थी, ग्वालियर में 88 वर्षीय मां को उसके 2 बेटों ने गला घोंट के मार दिया क्योंकि 88 वर्ष की बुढ़िया हो गई थी, उसकी सेवा न करना पड़े इसलिए गला घोंट दिया।
कहां गई सामाजिक समरसता? दूसरा एग्जाम्पल, बेंगलोर का एक आईटी इंजीनियर आत्महत्या कर लेता है। क्या नाम है? अतुल सुहास। कहां गई सामाजिक समरसता? तीसरा एग्जाम्पल, एक भाई दूसरे भाई को मरा हुआ दिखा के पिता की सारी संपत्ति वसीयत बनवा लेता है। कहां गई सामाजिक समरसता? ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। तो हमें सामाजिक समरसता स्थापित करने के पहले गृह समरसता, परिवार समरसता, कुटुंब समरसता स्थापित करना पड़ेगा। अब सवाल यह, सामाजिक समरसता टूट क्यों रही है? टूट इसलिए रही है कि भारतीय समाज कर्तव्य आधारित था, पश्चिम का समाज अधिकार आधारित था, और हमने जब संविधान बनाया तो अधिकार के लिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक 16 आर्टिकल हमने अधिकारों पे डाल दिया और कर्तव्य पे एक डाला, आर्टिकल 51A। फोकस किस पे होना चाहिए? कर्तव्य पे। उसमें संविधान में कितनी व्यवस्था? एक आर्टिकल। अधिकार समरसता को छिन्न भिन्न करता है और कर्तव्य सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। हमारा मूल सिस्टम ही सामाजिक समरसता विरोधी है। अतुल सुहास के ऊपर 9 मुकदमे हुए। अतुल सुहास से सामाजिक समरसता कैसे छिन्न भिन्न हुई, आप इसको समझिए। झगड़ा केवल 2 पति पत्नी का नहीं था, 2 परिवारों के बीच में हुआ। अब मुकदमा चलेगा तो 25 गवाह इधर से चाहिए, 25 गवाह उधर से चाहिए, तो सामाजिक समरसता 50 परिवारों की टूट गई। मुकदमा 40 साल चलेगा, अगले 40 साल तक की समरसता टूटी रहेगी। सामाजिक समरसता टूटती ऐसे है कि गांव का एक दबंग अपने पड़ोसी कमजोर व्यक्ति के खेत पे कब्जा कर लेता है। जैसे ही दबंग एक कमजोर के खेत पे कब्जा करता है तो सामाजिक समरसता 2 घरों में टूटती है। वो कमजोर कुछ नहीं कर पाता तो लाठी लेके खड़ा होता है। जब वो लाठी लेके खड़ा होता है तो दबंग क्या करता है, 50,000 रुपए थानेदार को देता है, उस कमजोर के खिलाफ एक FIR लिखवा देता है। अभी झगड़ा 2 घर में था, अभी बाकी गांव के 100 घर दूर थे, उनकी समरसता चल रही थी। अभी समरसता कितने घरों में टूटी थी? 2 घर में। जैसे ही FIR हुआ तो वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि जांच में आपको दोनों पक्षों के 10-10, 20-20 गवाह चाहिए। तो अभी सामाजिक समरसता 2 टूटी थी, 20 गवाह उधर से आए, 20 गवाह उधर से आए, तो सामाजिक समरसता कितने घरों में टूट गई? जोर से बोलिए जरा। 40 घरों। और अभी तो केवल चार्जशीट तैयार हुई है, अब चलेगा मुकदमा। मुकदमा चलेगा 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट में और 10 साल सुप्रीम कोर्ट में। एवरेज में बता रहा हूं, 40 साल। अब ये सामाजिक समरसता 2 घरों की टूटी थी, वो 40 घरों में टूट गई और ये टूटी रहेगी अगले 40 वर्षों तक। तो 40 वर्षों तक रोटी का रिश्ता खत्म। होली मनाना एक साथ खत्म, दिवाली मनाना एक साथ खत्म। टूट रही है सामाजिक समरसता, टूट रही है झूठी शिकायत के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है झूठे FIR के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है झूठी गवाही के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है अवैध कब्जे के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है झूठे हलफनामा के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है झूठी वसीयत के कारण। सामाजिक समरसता टूट रही है झूठी विरासत के कारण। और ये क्यों? क्योंकि हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, जज के द्वारा झूठा फैसला दे देना पैसा लेके ये गंभीर अपराध नहीं है, झूठा वसीयत बनवा लेना गंभीर अपराध नहीं है,
झूठी विरासत बनवा लेना गंभीर अपराध नहीं है। तो सामाजिक समरसता तब मजबूत होगी जब हम इन पहलुओं पे गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। और आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बताया गया, चूंकि सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, आप सब मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, और हम कहते हैं जो बाकी और फेसबुक तो यूज करते ही होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप इंस्टाग्राम करते हैं बहुत अच्छा है, ट्विटर करते हैं बहुत अच्छा है, फेसबुक यूज करना शुरू करिए। फेसबुक मैं इसलिए कह रहा हूं, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। और फ्रेंड कैसे बनाइए? जाति भाषा क्षेत्र के आधार पे नहीं, नाम के आधार पे बनाइए। आपका नाम महेश है तो 5000 महेश को अपना फ्रेंड बनाइए। फायदा क्या होगा? केरल में भी महेश, कश्मीर में भी महेश, गुजरात में भी महेश, बंगाल में भी महेश, हिंदू भी महेश, जैन भी महेश, बौद्ध भी महेश, सिख भी महेश, ब्राह्मण भी महेश, क्षत्रिय भी महेश, वैश्य भी महेश, दलित भी महेश। आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे तो जाति भाषा क्षेत्र की दीवार आप तोड़ देंगे। कर सकते हैं क्या? ठीक है, 500,000 अपनी पसंद से बना लीजिए, लेकिन बाकी आप अपने नाम से बनाइए। सामाजिक समरसता सबको पता है जातियों के कारण टूटी हुई है, और जाति व्यवस्था कितनी 1500-1600 साल पुरानी। हमारी मूल व्यवस्था क्या? गोत्र व्यवस्था। आज भी हमारे जितने संस्कार होते हैं उसमें जाति पूछी जाती है क्या? आप पूजा करिए, शादी विवाह करिए, अंतिम संस्कार करिए, नामकरण संस्कार करिए, कोई सा संस्कार करिए, जाति पूछते हैं क्या? क्या पूछते हैं? नाम क्या है और गोत्र क्या है? गोत्र जोड़ता है और जाति। गोत्र व्यवस्था कितने लाभ? जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का। जो गोत्र बंगाली का वही बिहारी का, वही मलयाली का, वही तमिलियन का, वही गुजराती का, वही कश्मीरी का, वही पंजाबी का। जो तोड़ने वाली व्यवस्था है उसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, और जो जोड़ने वाली व्यवस्था है उसको केवल पूजा पाठ के लिए रखा हुआ है। इस साल 2024 का ये मेरा 118वां कार्यक्रम है। पिछले साल मैं 115 जिलों में गया था 2023 में, 2022 में 90 जिलों में गया था। मैं जनरली वहां पूछता हूं गोत्र। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मुझे यादव भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, सिंधे भारद्वाज मिले, पाटिल भारद्वाज मिले, पवार भारद्वाज मिले, जैन भारद्वाज मिले, सिख भारद्वाज मिले, बनिए भारद्वाज मिले, क्षत्रिय भारद्वाज मिले, बिहार में पासवान भारद्वाज मिले। बाकी तो छोड़िए, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, मैं भारद्वाज। अब मैं क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूं। अयोध्या के सारे क्षत्रिय भारद्वाज, मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट भारद्वाज, और हरियाणा के सैनी भारद्वाज। टूट गई व्यवस्था की नहीं टूटी? जोर से बोलिए जरा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हमें यह देखना पड़ेगा, डॉक्टर की तरीके थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, बोलो बुखार है, तो पहली बात क्या पूछता है? कब से बुखार है? पूछता नहीं पूछता? तो हमें यह देखना पड़ेगा कोई समस्या है तो यह भी देखना पड़ेगा समस्या कब से है, ऊंच नीच की भावना कब से है, छुआछूत की भावना कब से है, क्या अनंत काल से है क्या? नहीं। हां, वामपंथी इतिहास पढ़ेंगे तो लगेगा अनंत काल से, इसलिए वामपंथी मक्कारों पे मत जाइए, वो तो हर समस्या को अनंत काल से बता देंगे। वास्तव में अगर हम सामाजिक समरसता को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस गुलामी की शिक्षा को बदलना पड़ेगा। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत, एक क्षत्रिय और एक नाविक के लड़के, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे।
कृष्ण, एक राजकुमार, सुदामा, गरीब एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। आज ऐसी व्यवस्था है क्या? आज कलेक्टर का बच्चा और कांस्टेबल का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्लर्क, आपके हवलदार का बच्चा और सेनाध्यक्ष का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? शिक्षक का बच्चा और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? होमगार्ड का बच्चा और होम मिनिस्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं। हमारे यहां तो ये व्यवस्था थी। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा वो टूट क्यों रही है। टूट इसलिए रही है, गरीब के बच्चे की अलग किताब है, अमीर के बच्चे की अलग किताब है, और हमने एजुकेशन सिस्टम ऐसा सड़ा हुआ बना दिया, बिना कोचिंग किए वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बिना कोचिंग किए ना एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, ना क्लैट क्वालिफाई कर सकता है, ना नीट क्वालिफाई कर सकता है, ना जेई ना इंजीनियर बन सकता है, ना डॉक्टर, कुछ बन ही नहीं सकता। अब आप बताइए, एक ही गांव में एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, एक बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन जो अच्छा बच्चा वो गरीब है, वो कोचिंग नहीं कर पाएगा। कोचिंग नहीं कर पाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, तो जिंदगी भर वो तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? आएगी सामाजिक समरसता क्या? नहीं। पैसे वाले के बच्चे ने कोचिंग करा दिया, तो तरीका क्या है? सामाजिक समरसता तब आएगी जब वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होगा, जो हमारी आदिकाल की व्यवस्था थी वो व्यवस्था होगी। गरीब हो या अमीर, किताब एक होगी, भाषा अलग होगी। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा। सिलेबस करिकुलम एक होगा, और जो पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने, वो पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा जाएगा। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हैक कर लिया है। कोचिंग माफियाओं ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। तो सामाजिक समरसता तो तब आएगी ना जब समान अवसर मिलेगा, और समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जरूरत है। अरे एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? पैसा आड़े आ रहा है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा तो लोग 10,000 रुपए फीस देके क्यों पढ़ाएंगे? 500 रुपए फीस देके पढ़ा लेंगे। अच्छा, 10,000 रुपए फीस देके नहीं पढ़ाएंगे तो फिर शिक्षा मंत्री जी का कैसे हिसाब किताब चलेगा? कड़वा सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? देखो भैया, मीठा झूठ बोला नहीं जाता। बोल तो सकता हूं लेकिन बोला नहीं जाता। और मीठा झूठ बोल रहा होता तो शायद मैं भी मंत्री होता। कड़वा सच बोल रहा हूं इसलिए पार्षद प्रधान भी नहीं बन पाया। मंत्री तो छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो मैं भी शिक्षा मंत्री या कानून मंत्री होता, कुछ न कुछ तो होता। सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो आपको कानून का शासन मजबूत करना पड़ेगा, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। हम भगवान राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति को नहीं ध्यान से पढ़ते। भगवान राम के यहां व्यवस्था क्या थी? मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भगवान श्री राम के दादा राजा रघु ने लागू किया था। उसके पहले गुरुकुल अलग अलग होते थे, 4 वर्णों के अलग अलग होते थे, ब्राह्मण के गुरुकुल अलग, क्षत्रिय के अलग, ये व्यवस्था होती थी। लेकिन राजा रघु ने कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया। उन्होंने बोला ना, अब सारे गुरुकुल में सब बच्चे पढ़ेंगे, 4 वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि दशरथ जी और सुमंत एक साथ पढ़े। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भगवान श्री राम ने लागू किया था। अब अगर आपको इसका इफेक्ट क्या होता है इसको समझिए। आप इफेक्ट इसका कैसे हो रहा है या बाकी व्यवस्था कैसे हो रही, टैक्स व्यवस्था कैसे पूरे सामाजिक समरसता को तोड़ रही है, पूरे सिस्टम को तोड़ रही है।
अमर और अकबर दो दोस्त हैं। अमर के 2 बच्चे, अकबर के 10 बच्चे। ऐसा संभव है क्या? है? हो सकता है? हो सकता है। अमर और अकबर ने तय किया कि अब वो टूर ट्रेवल का काम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग सोशल मीडिया में, और जितनी बात मैं कह रहा हूं इसको ठीक लगे तो बाद में अपने अपने फेसबुक ट्विटर पे शेयर भी करिएगा। अमर और अकबर ने तय किया कि वो टूर और ट्रेवल का काम शुरू करेंगे। अमर अकबर ने तय किया कि दोनों 10-10 गाड़ी खरीदेंगे, 10-10 इनोवा खरीदेंगे। ठीक है, दोनों बराबर दोस्त हैं, बोले एक साथ काम शुरू करते हैं। अमर के 2 ही बच्चे, तो 10 गाड़ी खरीदे कैसे वो? तो फिर उसको बनाना पड़ा अमर टूर एंड ट्रेवल्स, एक कंपनी बनाना पड़ा। अकबर के 10 थे तो अकबर टूर एंड ट्रेवल बनाना नहीं पड़ा, उसने एक एक गाड़ी 10 के नाम पे खरीद दिया। अब अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल बना लिया तो वो जीएसटी के दायरे में आ गया 18%। अमर टूर एंड ट्रेवल बना लिया तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। अब जब जीएसटी और इनकम टैक्स के दायरे में आ गया तो अमर खुद तो कर नहीं पाएगा, उसको सीए की मदद भी लेनी पड़ेगी। कोई सीए है क्या इधर बैठा? बैठा ही होगा, बैठे। अब जरा सोचिए, और चूंकि अमर ने टूर एंड ट्रेवल बनाई तो वो उसको सफेद पट्टे वाली गाड़ी नहीं खरीदेगा, उसके लिए मजबूरी है वो पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदे, यानी वो जो टूरिस्ट में चलती वो वाली गाड़ी। अंतर ये है, सफेद पट्टे का रोड टैक्स कम होता है, वो जो टूर एंड ट्रेवल का पीली पट्टी वाला उसका रोड टैक्स भी ज्यादा होता है। तो जहां अकबर को वही गाड़ी 20 लाख की मिल रही थी, अमर को वो गाड़ी कितने की मिली? 21 लाख की पड़ी। अब टूर ट्रेवल का काम करना है, एक तो अमर को गाड़ी महंगी मिली, दूसरा बच्चे 2 ही थे तो 8 ड्राइवर हायर करना पड़ा। उसने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बना लिया तो सीए भी इंगेज करना पड़ा। अब उसको जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है, तो स्वाभाविक सी बात है जीएसटी इंस्पेक्टर से होली दिवाली मिलन भी करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला ऑडिट में कुछ गलत भी कर सकते। तो अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं सकता। ड्राइवर भी 8 रखना है, उनका वेतन भी देना है। और अकबर को क्या, न जीएसटी देना है, न इनकम टैक्स देना है, न सीए को देना है, और हर साल का इंश्योरेंस भी कम देना है, क्योंकि उसकी सफेद पट्टी वाली गाड़ी है। तो सस्ती गाड़ी भी सस्ती खरीदी और हर साल उसका इंश्योरेंस भी सस्ता। तो अकबर 10 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चला रहा है। अब आप लोगों को गाड़ी हायर करना होगा तो 12 रुपए किलोमीटर वाली इनोवा हायर करेंगे, 10 रुपए वाली? जोर से बोलिए जरा। तो कुछ दिन के बाद अमर की दुकान बंद हो गई और अकबर धुआंधार गाड़ी चलवा रहा है। इसलिए कहता हूं यह वर्तमान टैक्स सिस्टम सनातन विरोधी है, और जो अमर और अकबर दोस्त थे अब वो दुश्मन हो गए। क्यों? अभी इसके पहले तक अमर और अकबर दोस्त थे, लेकिन अमर कंगाल हो गया इस वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण, वर्तमान व्यवस्था के कारण। अकबर अमीर हो गया, सामाजिक समरसता खत्म हो गई। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान। आपको देखना पड़ेगा बीमारी आ कहां से रही है। एक लड़का आता है, अपनी पहचान छिपाता है, हाथ में कलावा बांधता है, और बगल के गांव में नकली आधार बनवाता है, और नकली आधार बनाया और किसी की बेटी लेके फुर्र हो गया। अगर वो अपनी पहचान के साथ फुर्र हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो झगड़ा 2 घरों में होता, लेकिन उसने पहचान छिपा के किया था तो झगड़ा 2 गांवों में हो गया। अब सवाल यह है उसका नकली आधार बना कैसे, कितने रुपए में बना? 2000 रुपए में। तो इस सामाजिक समरसता टूटने में एक बहुत बड़ा कारण क्या हो गया? वो 2000 रुपए का घूस वाला आधार। और वो फुर्र क्यों हो गया?
क्योंकि उसको पता है नकली आधार बनाना गंभीर अपराध नहीं है। और आधार बनाने वाले ने 2000 में क्यों बना दिया? क्योंकि न बनाना गंभीर अपराध, फर्जी आधार बनाना गंभीर अपराध, न फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध। अगर उसको अपनी फर्जी आधार नहीं मिला होता तो शायद वो काम नहीं कर पाता। वो काम नहीं कर पाता तो 2 गांवों की सामाजिक समरसता नहीं टूटती। घुसपैठिए बॉर्डर पे आते हैं, 2000 रुपए में आराम से आ जाते हैं, वहां फिक्स रेट चल रहा है। बॉर्डर पे गाय जाने का 500 रुपए है, घुसपैठियों का आने का 2000 रुपए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तो यह जानने के लिए घुसपैठिए आते कैसे हैं, मैं असम के बॉर्डर पे गया और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी गया, वहां देखने समझने के लिए कि वास्तव में घुसपैठ हो कैसे रही है। अब आप समझिए सामाजिक समरसता कैसे टूट रही है। अब वहां पे 2000 रुपए लेके उन्होंने मान लो 10 घुसपैठियों को छोड़ा तो 20,000 रुपए लिया, 10 घुसपैठियों को छोड़ दिया। वो घुसपैठिए आए और आपके मोहल्ले के बगल में उन्होंने झुग्गी बना लिया। आपको समझ में आ गया ये तो बांग्लादेशी है। आपने उनको लाठी से उठा के 4 बार पीट दिया। तो आपकी सामाजिक समरसता गांव की भी टूट गई और नेशनल लेवल पे भी शुरू हो गई कि देखो घुसपैठियों को पीटा, घुसपैठियों को पीटा। रूट काज क्या था? अगर वो बॉर्डर से नहीं आते तो सामाजिक समरसता टूटती क्या? जोर से बोलिए जरा। और बॉर्डर पे आए कैसे? 2000। तो सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है घटिया कानून। सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है यह सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है यह सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था। सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। याद रखिएगा, सामाजिक समरसता तब बढ़िया चलती है शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा ऐसी है, सामाजिक समरसता तब अच्छी चलेगी जब बेटे को इतना संस्कार है कि वो पिता का आदर ही आदर करेगा और कानून का ऐसा खौफ है कि अगर हमने पिता का अनादर कर दिया तो मैं तो गया। सामाजिक समरसता तब चलेगी जब शिक्षा में इतना संस्कार है कि कोई अपने पड़ोसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर रहा है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। कानून का इतना खौफ है कि अगर हमने बगल वाले की जमीन पे कब्जा कर लिया तो मैं तो 20 साल के लिए जेल गया। अमेरिका में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। हमारे यहां भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वहां भी पकड़ा गया। हमारे यहां वाले आतंकवादी कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। अमेरिका वाले जैसे ही पकड़ा गया बोला हाँ जी हमने रेकी किया था। क्यों ऐसे खुद ही कबूल कर लिया? क्योंकि अमेरिका में रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। उसने एक्सेप्ट कर लिया मैंने रेकी किया तो उसको 10 साल सजा हुई। अगर वो कहता हमने रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, टेस्ट में कंफर्म हो जाता उसने रेकी किया, तो सजा कितनी मिलती उसको? तो बढ़िया सौदा क्या है? सच बोलना। तो सच मजबूरी में भी बोला जाए, ऐसी व्यवस्था होती है। शिक्षा में संस्कार हो तो सच बोलना ही बोलना है, लेकिन कानून का इतना खौफ हो कि मजबूरी में भी सच बोलना है। आपको सामाजिक समरसता टूट कैसे रही है? मैं पिछले 10 वर्षों से जब 1 साल 2 साल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो मैं उस रेपिस्ट की बैकग्राउंड पता करता हूं। पता चल जाता है दिल्ली एनसीआर में तो अपने पुलिस के मित्र भी अधिक करने वाला कौन था। किसी की छोटी बच्ची को 1 साल 2 साल की बच्ची का रेप किया, मर्डर कर दिया, उस पूरे गांव की सामाजिक समरसता खत्म। गलती से दोनों अलग अलग कास्ट के हैं तो दोनों कास्ट में सामाजिक समरसता खत्म हो गई, और दोनों अगर रिलीजन के हैं तो उस पूरे रिलीजन की सामाजिक समरसता खत्म हो गई। और जानते हैं 1 साल की 2 साल की बच्ची का जो रेप करता है वो कभी अपने होशो हवास में करता नहीं। आज तक मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा रेपिस्ट की बैकग्राउंड पता किया, या तो वो ड्रग एडिक्ट है या तो वो शराबी है। अदरवाइज 1 साल 2 साल की बच्ची का आदमी सामान्य व्यक्ति नहीं करता। तो बलात्कार के कारण
सामाजिक समरसता टूटी और बलात्कार का मूल कारण ड्रग, और ड्रग का मूल कारण घटिया कानून, क्योंकि यहां पे भारत में ड्रग का हमारा कानून महाघटिया है और न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि यहां 5-5 कुंटल हीरोइन मिल जाती है, 5-5 कुंटल गांजा मिल जाता है, उसके बाद भी जमानत मिल जाती है। तो भारत में जो सामाजिक समरसता टूटी हुई है, इसके लिए चारों स्तंभ जिम्मेदार है। सामाजिक समरसता टूटी होने का मूल इसलिए है क्योंकि विधायिका में इस पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है, वहां ढंग के कानून नहीं बन रहे। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है कि जो कुछ सड़ा हुआ कानून है उसको भी कार्यपालिका ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। और सामाजिक समरसता टूटने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो सड़ा हुआ कानून है उसको भी माननीय जजेस अच्छी तरीके से उसको लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे। और सामाजिक समरसता टूटने के लिए चौथा स्तंभ जिम्मेदार है, जो सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज तो ढूंढता रहता है, लेकिन किसी समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं करता। आज हमारी जो स्थिति उसके लिए चारों जिम्मेदार है। सांसद विधायक भी जिम्मेदार है, तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी कर रहे। कलेक्टर कप्तान भी जिम्मेदार है, वो अपना बुद्धि विवेक पूरी तरीके से गिरवी रख चुके हैं, केवल सत्ता के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री के इशारे पे काम करते हैं। न्यायपालिका के जज भी जिम्मेदार हैं, जो कभी चीजों के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं करते। और हमारी मीडिया भी जिम्मेदार है, सुबह से लेकर शाम तक टीआरपी के चक्कर में पड़ी हुई है। देश कहां जा रहा है, समाज कहां जा रहा है, समस्या क्या है, उसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा नहीं करती। चारों स्तंभ जिम्मेदार है। और पांचवा स्तंभ समाज भी जिम्मेदार है कि जो अच्छे समझदार बुद्धिजीवी हैं वो ऐसे कहते हैं, अरे ऐसे पचड़ों में क्यों पड़ना, ऐसे पचड़ों में क्यों पड़ना। कल मैंने बताया था आप में से कई लोगों को सामने, मैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे सामने फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी आए हुए हैं हमारी पीएल डिसमिस कराने के लिए, फॉर्मर होम सेक्रेटरी हमारी पीएल डिसमिस कराने के लिए आ चुके हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हुए हैं एसवाई कुरैशी, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आए हुए हैं, इतिहासकार रोमिला थापर आई हुई हैं। मतलब 20 से ज्यादा बड़े जर्नलिस्ट आए हुए हैं, 20-25 से ज्यादा बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट आए हुए हैं, कई जज आए हुए हैं, राज्यपाल आए हुए हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर आए हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर आए हुए हैं, सब आ गए। लेकिन हमारी तरफ वालों को लगता है अरे पीआईएल फाइल करूं, मैं तो कलेक्टर रिटायर हुआ, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं तो कप्तान रिटायर हुआ, मैं कैसे जाऊं, मैं तो प्रोफेसर था, मैं तो वाइस चांसलर था, मैं तो फला था, मैं तो फला था, मैं जो भी है। उधर शर्म नहीं आती, हमारे वालों को शर्म आती है। तो चारों स्तंभ के साथ पांचवा स्तंभ भी कहीं कहीं जिम्मेदार है, जो खुल के चीजों को नहीं बोल रहा, जानता है फिर भी नहीं बोल रहा है। अरे हम कहते कुछ मत करो, सारे बुद्धिजीवी कम से कम फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बना के उस पर लिखो, तो समस्या लिखो, मूल कारण लिखो, समाधान लिखो, हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये सामाजिक समरसता टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है धर्मांतरण। टूटता है कि नहीं टूटता? आप ध्यान से देखिए तो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। हिंदुओं का दुश्मन कौन है? जोर से बोलिए। आप आतंकवादियों की लिस्ट उठा लीजिए, क्या है वो? कन्वर्टेड हिंदू। अलगाववादियों की लिस्ट उठा लीजिए, क्या है वो? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया तेली की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी क्या है? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु क्या था? कन्वर्टेड हिंदू। तो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? तो यानी हिंदुओं के लिए जो सबसे खतरनाक समस्या क्या है? वो कन्वर्जन है कि नहीं? अब सवाल यह है, भारत में कन्वर्जन होता क्यों है? कन्वर्जन का अनेक कारण है। पहला, कन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण है कि कन्वर्जन आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, सबसे फायदेमंद इस समय प्रोफेशन है कन्वर्जन का। भाई आदमी ड्राइवर बन जाएगा, महीने में 20,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियर हो जाएगा 50,000 रुपए कमा लेगा, एमबीए कर लेगा महीने में 1 लाख रुपए कमा लेगा।
लेकिन अगर वो कन्वर्जन कराना शुरू कर दे तो 4 से 5 लाख रुपए हर महीने कमा लेगा। 1 लाख रुपए एक परिवार का मिलता है, वो भी दलित हो। अगर जैन वगैरह हो तो 3-4 लाख रुपए भी मिलता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो तो ज्यादा मिलता है। तो वो क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। सबसे आसान होता है अपने कास्ट वालों को कन्वर्ट करना। तो जो दलित है वो बाकी दलितों को कन्वर्ट कर रहा है, उसको एक एक परिवार पे 1 लाख रुपए मिल रहा है। महीने में 5 परिवार कन्वर्ट करिए, 5 लाख रुपए हो गया। धीरे धीरे उसकी अपनी फ्लैट बन जाता है, उसका मकान बन जाता है, उसकी गाड़ी बन जाती है। अब सवाल ये जो पैसा आया कैसे? ये खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है और पश्चिम देशों से FCRA के जरिए आ रहा है। 2010 में कांग्रेस ने यह कानून बनाया इसी काम के लिए था कि जिससे माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, चरमपंथियों को बाकायदा प्रॉपर फंडिंग होती रहे। तो जब तक आप FCRA खत्म नहीं करेंगे तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक कन्वर्जन बंद नहीं होगा। जब तक खाड़ी देशों से हवाला का पैसा जो आ रहा है जब उसको नहीं बंद करेंगे तब तक कन्वर्जन बंद नहीं होगा। तो आपको, और कन्वर्जन बंद नहीं होगा तो सामाजिक समरसता टूटेगी, बार बार टूटेगी, बार बार टूटेगी। जब चंगाई सभा होगी, चंगाई सभा क्यों हो रही है? उनको पैसा आ रहा है, उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इस महीने हमने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। उसी रेशियो में उनको पैसा आना है। तो चंगाई सभा लगाना तो अपने आप में, जैसे लोग पेट्रोल पंप खोलते हैं, कोल्ड स्टोर खोलते हैं, बाकी फैक्ट्री खोलते हैं, तो चंगाई सभा उनके लिए वही है। जितना उसमें करेंगे उतना उनको पैसा आएगा। तो जब तक आप पैसा नहीं बंद करेंगे तब तक कन्वर्जन बंद नहीं होगा। जब तक कन्वर्जन नहीं बंद होगा तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती है। रोज झगड़ा होता रहेगा, मुकदमा चलेगा, तोड़फोड़ होगी, ये होता रहेगा। कन्वर्जन का एक बड़ा कारण आपको बताता हूं जिसपे सामान्यतः चर्चा नहीं होती है। मेरी PIL चल रही है। कन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण है ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट। ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है ये वास्तव में धर्मांतरण मंत्रालय है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ। मैंने चैलेंज किया हुआ है। मैंने 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चैलेंज किया है, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट भी चैलेंज किया है, 1995 का वक्फ एक्ट भी चैलेंज किया हुआ है। कांग्रेस के 50 से ज्यादा कानून हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। जैसे अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया, वैसे कांग्रेस ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया। तो कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कांग्रेस के कानूनों को नहीं बदलेंगे या खत्म करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। बीमारी जिसने दिया है वो बीमारी खत्म नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। अब ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से कन्वर्जन कैसे हो रहा है? झुग्गी में रहने वाले सब एक बराबरी होते हैं, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन है, झुग्गी नंबर 3 में मुस्लिम है। झुग्गी नंबर 1 वाला हिंदू है इसलिए उसको वजीफा नहीं मिलता। झुग्गी नंबर 2 और 3 वाले को 1000 रुपए मिल रहा है। गरीब क्या करे? 1000 रुपए उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जाके टीचर से पूछता है, भाई हमारे बच्चे को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तुम बगल वाले को 1000 रुपए हर महीने क्यों मिल रहा है? बोले वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहा? मैं भी तो गरीब हूं, यूं हूं। भाई गरीब आदमी क्या कहेगा? नहीं तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम हिंदू हो। क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम बन जाओ या क्रिश्चियन। मुस्लिम बनने के लिए नाम भी बदलना पड़ेगा, कुछ और भी कराना पड़ेगा। तो बोला दूसरा क्या रास्ता है? बोले दूसरा रास्ता, तुम्हारा नाम भी राम कुमार रहेगा, तुम्हारे पिता का नाम भी श्याम कुमार रहेगा, सब कुछ एज इट इज चलेगा, तुम्हें कुछ कटिंग पटिंग भी नहीं करानी पड़ेगी। तुम्हें केवल रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखना है। बाकी तुम जैसे तुम अपना शुरू में कहेगा तुम अपना त्योहार भी मनाओ, जैसे करते हो, शादी विवाह जैसे करते, सब अपना करते रहो। केवल रिलीजन वाले कॉलम में तुम क्या लिख दो? क्रिश्चियन।
अब रिलीजन वाले कॉलम उसने क्रिश्चियन लिख दिया, 1000 रुपए उसको आना शुरू हो गया। 1000 रुपए आना शुरू हुआ। अब 6 महीने बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, भाई तू तो क्रिश्चियन है यार, तो तूने ये माला कैसे पहनी है? बेचारा निकालेगा, 1000 रुपए चाहिए। तू क्रिश्चियन है, हाथ में रक्षा कैसे बांधा है? 1000 रुपए चाहिए, निकालेगा। क्रिश्चियन है, तिलक कैसे लगाया? तिलक हटा दिया। क्रिश्चियन है, तेरे गले में क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस पहन लिया। क्रिश्चियन है, तू संडे को चर्च में कभी दिखता ही नहीं है, तो चर्च जाना शुरू कर दिया। और ग्रेजुअली धीरे धीरे साल 1.5 साल के अंदर उस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के वजीफा वाली स्कीम ने एक हिंदू को क्या बना दिया? क्रिश्चियन। अब जब तक वो हिंदू था तब तक उसकी सोच वसुधैव कुटुंबकम वाली थी, नारी तू नारायणी वाली थी, सर्वमंगल मांगल्य वाली थी। जब तक वो हिंदू था तब तक यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वो सोच रहा था। जब तक वो हिंदू था तब तक सबका साथ सबका विकास सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो वहां उसको क्या पढ़ाया? इधर वालों को जो इसको मानेंगे उनको तो हेवन मिलेगा, जो नहीं मानेंगे उनको हेल मिलेगा। तो एक काम करो, तुम्हारे और जो रिश्तेदार हैं वो हेल में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, उनको भी इधर ले आओ, पैसा भी मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। फिर वो दलित अपने मौसी से, चाची से, बुआ से, फूफा से उनको कहता है इधर आ जाओ ना, उधर क्या है, 1000 रुपए भी मिल रहा है, स्वर्ग जाने का रास्ता भी मिल रहा है। आप बताइए, अल्पसंख्यक मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है या हम आप जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? मैं इसलिए कहता हूं, 1992 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन बनाया। 2006 में भारत में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में बनी, उसके पहले कभी होती नहीं थी। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी, वो सबका कल्याण कर रही थी। अब जब तक आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बंद नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक योजनाओं को नहीं बंद करेंगे, तब तक आप कन्वर्जन नहीं रोक सकते। इस घटिया मंत्रालय के कारण हिंदुओं के टैक्स के पैसे से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण ही नहीं हो रहा है, सामाजिक समरसता टूट रही है। चूंकि विषय मेरा सामाजिक समरसता है, इसलिए मैं उसका ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया। तो हमारा क्या टूट रहा है? सामाजिक समरसता टूट रही है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका। आपको सामाजिक समरसता ठीक करना है, पहले ड्रग का कारोबार रोकिए, सिंगापुर जैसा कानून बनाइए। 900 ग्राम गांजा मिला था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है और जमानत मिल जाती है। आप लोग गूगल करिएगा, सोशल मीडिया में है, आप लोग गूगल करिएगा, डालिएगा सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, आपको डिटेल मिलेगा। आपने कभी भारत में ड्रग स्मगलर खिलाफ कभी सोचा? आपने फांसी कभी सुना क्या? अरे फांसी छोड़ो, आजीवन कारावास भी कभी नहीं हुआ। आपने कभी सोचा ये हमारे देश में इतना अवैध निर्माण क्यों होता है? अवैध निर्माण से भी सामाजिक समरसता टूटती है। बड़ी सीधी सी बात है, सड़क के किनारे की लोगों का मकान है, आपने अवैध निर्माण कर दिया, आगे कुछ अवैध निर्माण कर दिया, फिर वो शुरू हो गया झगड़ा शुरू। अब अवैध निर्माण किया क्यों? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? दुबई में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि यहां अवैध निर्माण करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। मैक्सिमम यह होगा कि अगर सरकार ठीक ठाक रही तो बुलडोजर आके तोड़ के लेके चली जाएगी, बस। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लगातार गांठ पैदा होती जा रही है और हम ऑपरेशन करते जा रहे हैं, गांठ पैदा होती जा रही है, हम ऑपरेशन करते जा रहे हैं। ऐसे शरीर थोड़ी स्वस्थ रहेगा। हमें तो यह देखना पड़ेगा गांठ पैदा कहां से हो रही है। वास्तव में सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें थाना, जो दलाली का अड्डा बन चुका है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बनाना पड़ेगा। आज की डेट में प्राथमिक सुरक्षा केंद्र नहीं है, वो क्या है? प्राथमिक दलाली केंद्र है वो। हमें अगर सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो हमें तहसील, जो प्राथमिक घूसखोरी का केंद्र है,
कमीशनखोरी का केंद्र है, उसको बदलना पड़ेगा। मैं तो देखता हूं, आप भी, आपके भी गांव के आसपास देखिएगा, दूसरे के घर जमीन पे 10 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया? उसको पता है कब्जा करना अपराध नहीं है। कैसे कब्जा किया? फर्जी आधार बनवा लिया, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लिया, फर्जी वसीयत बनवा लिया, फर्जी विरासत बना लिया, और चूंकि दबंग था ही कब्जा कर लिया। देखो भैया, हमने करा लिया। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं लाइव। जौनपुर जिले में एक मुकदमा 40 साल से अभी सबसे निचले पायदान पे चल रहा है। जमीन के मुकदमे की शुरुआत चकबंदी अधिकारी के यहां से होती है। एमपी में भी यही सिस्टम है। रेवेन्यू की सबसे नीचे वाली कोर्ट है, वहां से होती है। एक रघुवीर मिश्रा थे, उन्होंने एक व्यक्ति को वास्तव में 10 बीघे जमीन लिखा, उनको विल किया, दूसरे ने फर्जी उनकी विल करा लिया। तो एक ने कहा कि रघुवीर मिश्रा वास्तव में जो 31 मार्च को मरे हैं, 31 मार्च को मरे बोला। दूसरे ने उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया कि तो 2 अप्रैल को मरे। तो रघुवीर मिश्रा की 2 बार 13वीं हुई। आप जरा सोचिए घटिया कानून का दुष्परिणाम। वो भी जहां पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे कि 31 वाला में मरा कि 2 वाला मरा, वो भी कंफ्यूज होंगे। रघुवीर मिश्रा के लिए 2 बार 13वीं हुई, 2 बार बाल बना, 2 बार उनका शुद्धिकरण हुआ। सारा उनका जो 13 संस्कार होता है, एक पार्टी 31 मार्च के हिसाब से सब कुछ कर रही थी और दूसरी पार्टी 2 अप्रैल के हिसाब से कर रही थी। और दोनों पार्टियां मजबूत, दोनों पार्टियां वकील, इधर वाला भी वकील, उधर वाला भी वकील। नियम कानून कितने घटिया हैं दोनों को पता था। चूंकि बाद में गवाह चाहिए, तो जो 31 मार्च को मरे थे उसने 300 लोगों को 13वीं में इनवाइट किया। जिसने फर्जी 2 अप्रैल दिखाया था उसने 500 लोगों को इनवाइट किया खाने पे। क्यों? क्योंकि जब 13वीं में खाए रहेंगे तो बाद में गवाही देंगे। और 40 साल बीत चुका है। 1984 का मुकदमा है ये, 2024 आ चुका है, 40 साल हो चुका है। अभी ये नहीं तय हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे या 2 अप्रैल को मरे थे। अगर ये तय हो जाए तो ये तय हो जाएगा कि कौन सी उनकी डीड असली है और कौन सी डीड नकली है। क्योंकि एक ने 28 फरवरी को विल करा लिया था, 28 मार्च को विल करा लिया था और 3 दिन बाद मर गए। दूसरे ने 1 अप्रैल को विल कराया फर्जी वाली और 2 अप्रैल को उनको मरा हुआ दिखाया। केवल यह तय हो जाए कि नहीं 31 मार्च को मरे थे, मुकदमा खत्म हो जाएगा। और ये एक दिन में तय हो सकता है। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो और दोनों पक्षों को 3 घंटे के अंदर वही पूछ लो 31 को मरे कि 2 को मरे, वैसे भले झूठ बोलते हैं लेकिन बता देंगे हाँ भाई 31 को ही मरे। दोनों नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में दोनों ही कहेंगे 31 को ही मरे। एक कानून होता तो यह मुकदमा जो 1 महीने में डिसाइड हो सकता था, वो 40 साल में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और अभी तो चकबंदी अधिकारी के यहां है। यहां का जो फैसला आएगा तो अपील होगी एसओसी के यहां, फिर वहां की अपील होगी डीडीसी के यहां, फिर वहां की अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहां, फिर वहां की अपील होगी हाई कोर्ट में और वहां की अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो 40 साल चकबंदी अधिकारी के यहां चला है। इस रेशियो से लगभग 100 साल मुकदमा चलेगा। और उस एक फर्जीवाड़े के कारण पूरा का पूरा गांव 40 साल से दो धुरी में बटा हुआ है। जिन्होंने इधर तेरही खाई वो इधर नहीं जा रहे, जिन्होंने इधर तेरही की पूड़ी खाई वो इधर नहीं जा रहे, जिन्होंने इधर गवाही दिया वो उधर नहीं जा रहे, जिन्होंने उधर गवाही दिया वो इधर नहीं जा रहे। होली दिवाली त्योहार सब खत्म। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सामाजिक समरसता तब खत्म सही होगी जब हमारा जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा, जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठ बोलने पे कठोर दंड मिलेगा। झूठ, अच्छा एक चीज बताओ, आप कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? फायदा होगा कि नहीं होगा?
तो बना क्यों नहीं? क्योंकि बनाने वाले भी पकड़े जा सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, कड़वी बात बता रहा हूं, इसलिए आज तक कुछ बना नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, तो 5 करोड़ परिवार इधर और 5 करोड़ परिवार इधर। एक मुकदमे में 2 पक्ष होते हैं ना, चलो गवाहों को निकाल दो, मैं तो केवल परिवार की बात कर रहा हूं। एक परिवार में अगर एवरेज 5 आदमी मानिए तो 25 करोड़ लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मुकदमे का फैसला हो जाए। अब जरा सिस्टम आप समझिए, बलात्कारी क्या चाहता है कि मुकदमा लंबा चले, और जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो क्या चाहता है, जल्दी से सजा मिले। और मुकदमा जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, जोर से बोलिए जरा। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में या पीड़िता के पक्ष में? जो माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया है, जिस भी तरीके का माफिया है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग करने वाला है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला है या अवैध हथियारों का कारोबार करता है, वो क्या चाहेगा? मुकदमा जल्दी खत्म हो, देर से खत्म हो, देर से। जो पीड़ित है, जिसका बेटा ड्रग स्मगलिंग में फंस के बर्बाद हो गया है, जिसका बेटा नशेड़ी हो गया, बर्बाद हो गया, वो क्या चाहेगा? जल्दी से सजा हो। और तो वर्तमान सिस्टम किसके पक्ष में है? हमारे पक्ष में है क्या? आम जनता के पक्ष में है क्या? वर्तमान सिस्टम ईमानदारों के नहीं, बेईमानों के पक्ष में है। वर्तमान सिस्टम के कारण लोग भारत से पलायन कर रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? ये तो राम की धरती है, ये तो कृष्ण की धरती है, ये तो गौतम बुद्ध की धरती है, ये तो भगवान महावीर की धरती है। जिन देशों में भारत के लोग पलायन कर रहे हैं, वहां कोई देवी देवता नहीं जन्म लिया, सारे देवी देवता यहां जन्म लिए। महाभारत यहां हुआ, भगवत गीता यहां बनी, रामायण यहीं लिखा गया, वाल्मीकि रामायण यहीं लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब यहीं लिखा गया, सारे धार्मिक ग्रंथ देख लिए यहीं लिखे गए। और लोग यहां से पलायन करके कोई दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। क्यों? क्या गड़बड़ है? कानून घटिया है, कानून घटिया है। और हमने कानून को बदला ही नहीं। हमने गुलामी के नामों को आज तक नहीं हटाया, गुलामी के निशानों को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं किया। हां, भाषण दिए अच्छे हुए, खूब जम के। गुलामी की कुप्रथाओं के लिए हमने कुछ नहीं किया, भाषण दिए। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, केवल भाषण दिया। हर साल डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल पुलिस का पूरे देश भर का सम्मेलन होता है। और कानून जानते हैं कौन सा चल रहा है? पूरे देश की पुलिस अंग्रेजों के 1861 वाले कानून से चल रही है। हर साल ऑल इंडिया जजेज कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, सारे हाई कोर्ट के जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, 3 दिन कॉन्फ्रेंस होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कभी जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा ही नहीं किया। संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। कभी आपने संसद विधानसभा में समान शिक्षा पे चर्चा सुनी क्या? जोर से बताइए जरा। वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। आपको इसको गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। मैं पहली बार इतने ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के सामने बोल रहा हूं। मेरा आप लोगों के सामने कहने का आग्रह यह है कि आप इस बात को बहुत तेजी के साथ फैला सकते हैं और पूरे देश में फैला सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने बात कह रहा हूं। और ऐसी बातें कहने का मैं बड़ा नुकसान भी झेल रहा हूं, लेकिन झेल रहा हूं तो झेल रहा हूं। ऐसे कौन सा है, क्या दिक्कत है? लेकिन ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर अच्छा होता है। कोई डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई।
शरीर में आपके डॉक्टर नहीं जाता, शरीर में क्या जाती है? दवाई। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी कभी ठीक नहीं होती। ड्राइवर बड़ा अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, कभी भवन आपका सुरक्षित नहीं होता। ऐसे शासक लाख अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होता है तब तक देश सुरक्षित नहीं होता। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, यह वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, यह भारत में है। जो प्रॉब्लम भारत में है, इसमें एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है और पूरी दुनिया में है। मुझे भारत की कोई एक समस्या बताइए जो पूरी दुनिया में है। लेकिन हो क्या रहा है? अखबार का पन्ना खोलिए, 99% प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है, अखबार वाले बता ही नहीं रहे। शाम की टीवी की डिबेट देखिए, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है, भगवान जाने। संसद की कार्रवाई देखिए, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही। विधानसभा की कार्रवाई, यशस्वी, मनस्वी, फसस्वी, पता नहीं क्या क्या। अरे काम की बात करो ना भैया, शर्म भी नहीं आती है। बाकी तो छोड़ो, गुलामी की हम काली कोट तक नहीं बदल पाए। वही अरे छुट्टी का शेड्यूल तक नहीं बदल पाए। अंग्रेजों को यहां गर्मी में बहुत गर्मी लगती थी तो वो मई में छुट्टी कर चले जाते थे, जून में छुट्टी करके थे, जुलाई में लौटते थे। वो व्यवस्था आज भी चल रही है। अंग्रेजों को दिसंबर में क्रिसमस मनाना होता था, पूरे दिसंबर छुट्टी कर चले जाते थे, क्रिसमस मना के जनवरी में लौटते थे। वो छुट्टी का शेड्यूल आज भी चल रहा है। हमारा कोट भी वही, हमारा गाउन भी वही, हमारी सोच भी वही, पीछे का दरबान भी वही, उसकी टोपी भी वही, कुर्सी भी वही। अरे जब सब कुछ गुलामी का है तो सोच भारत की कैसे हो जाएगी? दरबान की स्टाइल वही। इसलिए मेरा मानना है, मैंने समय की सीमा लांघ लिया है, मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, डॉक्टर बातें बहुत अच्छी अच्छी करे और दवाई अच्छी ना दे, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। ड्राइवर बातें खूब अच्छी अच्छी करे, गाड़ी ठीक से ना चलाए, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? मिस्त्री बातें बहुत बढ़िया बढ़िया करे और दीवार ठीक से न बनाए, टेढ़ी मेढ़ी बनाए, घर सुरक्षित होगा क्या? ऐसे ही हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, जज बातें बढ़िया बढ़िया करे लेकिन ठीक से नियम कानून न बनाए तो देश सुरक्षित होगा क्या? नहीं होगा। मैं एक नारा लगाता हूं, आप लोग भी खड़े होइए। नारा मेरा है, हाँ ओ भाई साहब आप लोग बैठ जाना दोबारा, ऐसा बताया गया, एक सत्र और भी है, ऐसा नहीं कि मैं नारा लगवा दूं चल दिए। नारा मेरा है, वामपंथियों ने चुरा लिया है लेकिन हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एट को हम रिस्टोर कर रहे हैं, ऐसे नारे को भी रिस्टोर कर रहे हैं। मैं आगे आगे जो बोलूंगा, पीछे से आपको दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ बोलना है, हमें चाहिए आजादी, बट डफली नहीं बजानी है। गुलामी के नाम से ओ भाई रिकॉर्डिंग करने वालों, हमें कम दिखाओ, इधर ज्यादा दिखाओ। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।